नमस्कार दोस्तों। तो बिहार में इलेक्शंस बहुत जल्दी ही अनाउंस होने वाले हैं और बिहार में गहमा गहमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बिकॉज इस बार का जो बिहार का इलेक्शन है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है पिछले हर बार की तरह से। जैसे बिहार में हर बार आप देखते हो कि दो तरफ एक आरजेडी एक जेडीयू आपस की लड़ाई है। नीतीश कुमार लालू यादव या अब तेजस्वी यादव इनकी अपनी लड़ाई है और इन्हीं में से कोई एक सीएम बन जाएगा। ऐसे बहुत ही आम तरीके का चुनाव बिहार में होता था। कोई बहुत ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं था। लॉजिक उसमें बहुत सिंपल था। कास्ट बेस्ड इलेक्शन होते हैं, कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। एरिया वाइज नेताओं को खड़ा किया जाता है। एरिया वाइज हर नेता की अपनी अपनी अपने रीजन वाइज उसमें पकड़ होती है और ऐसा बहुत ही क्लियर टाइप का इलेक्शंस बिहार में होता रहा है। लेकिन इस बार का इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बिकॉज सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि इस बार सीएम का फेस कौन होगा। सारी पार्टियों का, हर पार्टी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम। जैसे भी आपने कांग्रेस की मीटिंग हुई उसमें प्रॉब्लम देखा। कांग्रेस में राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, हम अपना जो पार्टी कैंडिडेट है या जो सीएम बनेगा उसका चेहरा उजागर नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव कह रहे हैं अरे भाई कैसी बात कर रहे हो आप हमारे दम पर इलेक्शन लड़ रहे हो बिहार में और आप हमें सीएम नहीं बनाओगे, ऐसे कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये बिहार में एनडीए और बीजेपी के साथ है। अब बिहार का अगर आप एनडीए और बीजेपी का पूरा देखोगे, एनडीए अलायंस को देखोगे और खासतौर से बीजेपी को देखोगे, तो बाकी स्टेट्स में एमपी में ले लो, कभी अपना कैंडिडेट नहीं बताती है बीजेपी। राजस्थान में सेम चीज़ रही, दिल्ली में सेम चीज़ रही, कहीं पर भी। लेकिन इन स्टेट्स में खास बात यह थी कि बीजेपी अपने दम पे इलेक्शंस लड़ती है और जीतती है। बिहार में जैसे ही बीजेपी एंटर करती है सीन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और कहते हैं कि बीजेपी कभी वो बिहार की पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाए या उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लार्जली कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। और बीजेपी का जो खास तरीका है पॉलिटिक्स करने का वो रिलीजन बेस्ड ज़्यादा रहता है। इसलिए वो बिहार की पॉलिटिक्स को उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं ले पाए हैं और रीजनल पार्टीज़ का वर्चस्व है बिहार के अंदर। यूपी में भी सेम ही चीज़ है, लेकिन यूपी में बीजेपी क्यों सफल हो पाई? बिकॉज ऑफ द रिलीजन कार्ड्स। तो बिहार में ये चीज़ काम नहीं कर पाती है। रथ यात्रा अगर कहीं रुकी जा करके तो बिहार में जा करके रुकी। सोशलिस्ट तगड़ा, वहाँ पर सोशलिज्म का बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रांग होल्ड है बिहार के अंदर में। और अपने आप में एक बहुत ही विचित्र राज्य है बिहार। बहुत डिफरेंट पॉलिटिक्स, एजुकेशन लेवल पर भी बड़ा डिफरेंट। एक तरफ आप पाते हो कि बिहार में एजुकेशन की स्थिति बहुत ख़राब है, दूसरी तरफ बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े यूपीएससी क्लियर करने वाले ज़्यादातर छात्र बिहार से आते हैं। तो एकदम डिफरेंट आइडिया है बिहार का, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कई सारे सवाल खड़े होते हैं बिहार के चुनाव के ऊपर भी। सवाल खड़े होते हैं सी वोटर के सर्वे के ऊपर भी। सी वोटर का सर्वे आया और उसमें हंगामा मच गया कि भाई इस बार तो अजीब सा ही समझ में आ रहा है। ये त्रिकोणीय भी नहीं, ये चार तरफा मुकाबला लग रहा है बिहार के अंदर में हो जाएगा। तो बिहार को इस पूरे वीडियो के अंदर में बिहार के इलेक्शंस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट अगला संडे जो आ रहा है उस दिन होगा। और इसमें अगर आप बढ़िया परफॉर्म करते हो, देखिए ऑल इंडिया रैंकिंग इसमें निकाली जाती है। ऑल इंडिया रैंकिंग के बेसिस पर अगर आप टॉप 10 रैंक में आते हो तो आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 1 मंथ की फ्री दे दी जाएगी। प्लस उसके साथ में आपको अगर टॉप 30 रैंक्स में आते हो तो आपको 1 मंथ का सीसैट की टेस्ट सीरीज यहाँ पर फ्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये जीएस पेपर जो है वो 9:30 से 11:30 और सीसैट का पेपर जो है वो 2:30 से 4:30 होगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर के आप ज़रूर से क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। लगभग एक लाख के करीब बच्चे जो हैं वो इस टेस्ट को लिखते हैं हर साल प्रीलिम्स देने से पहले। तो अगर आप भी प्रीलिम्स देने वाले हो ज़रूर से इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। बिहार के चुनाव के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो देखिए बिहार के चुनाव में डिफरेंट क्या है हर बार। देखिए हर बार क्या होता है कि नीतीश कुमार जो हैं वो एक किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं, क्योंकि बिहार के इलेक्शंस में 243 सीट्स पर चुनाव होते हैं और 243 सीटों पर चुनाव पर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जिसकी क्लियर मेजॉरिटी हो, जो क्लियरली 150 सीट जीत रही है, 120 130 सीट जीत जा रही है, क्लियर मेजॉरिटी आ जा रही है, जिसकी कोई पार्टी ऐसी नहीं है बिहार के अंदर में। बिहार के अंदर जो रीजनल पार्टीज उसमें दुनिया भर की हैं। वैसे आप आरजेडी जानते हो, लालू यादव वाली पार्टी प्रमुख है। उसके बाद आपकी नीतीश कुमार जी की पार्टी है जेडीयू। उसके बाद उसमें फिर एक जीतन राम मांझी की पार्टी आ जाती है, फिर मुकेश सहनी की पार्टी आ जाती है उसमें। उसके अलावा फिर आपको उसमें रामविलास पासवान जी वाली जो पार्टी थी, चिराग पासवान जो अब चला रहे हैं, उनकी पार्टी है। और चिराग पासवान के जो चचा हैं वो अलग हो चुके हैं उस पार्टी से, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है। ऐसे दुनिया भर की पार्टी आपको दिखेगी। और इसमें अब एक नाम और जुड़ चुका है, वो है प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का भी। हालांकि प्रशांत किशोर का अप्रोच इन सारी पार्टी से बहुत डिफरेंट है। ये जितनी भी पार्टी आपको मैंने बताई ये सब कास्ट बेस्ड पार्टी हैं। कोई कुशवाहों की पार्टी है, कोई भूमियारों की पार्टी है,
कोई मतलब अपर कास्ट, लोअर कास्ट में भी कई सारे स्ट्राटास हैं, फिर दलित हैं, फिर उसमें कुशवाहा हैं, फिर उसमें मुसहर हैं, मतलब दुनिया भर का इस तरीके का डिवीज़न है इन पार्टीज़ में, और उसके बेसिस पर एक एक ऐसे ऐसे पार्टी बनी हुई है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी की पार्टी है तो रीजनल पार्टी, वो भी बिहार बेस्ड पूरी तरीके से, लेकिन उनका जो अप्रोच है वो टोटली डिफरेंट है इन वाली पार्टीज से। अब वो भी मुकाबले में है और प्रमुखता से वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि इस बार का इलेक्शंस में प्रशांत किशोर की पार्टी अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज लेकर के आएगी। तो नीतीश कुमार अभी तक एक किंग मेकर की भूमिका में क्यों रहते थे? क्योंकि किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं था, वोट शेयर बहुत ज़्यादा डिवाइडेड, सीटें बहुत ज़्यादा डिवाइडेड रहती थी, इसलिए ये हमेशा एक किंग मेकर की भूमिका में रहते थे। और बीजेपी कभी उस लेवल पर पहुंच नहीं पाई कि वो अपनी सरकार खुद अपने दम पे बना ले। सीट हालांकि काफ़ी आती है बीजेपी की, लेकिन कभी वो उस दम पे नहीं अपनी सीट बना ले, इस पर कभी नहीं हो पाया। तो इसलिए पीछे से उनको नीतीश कुमार का साथ चाहिए ही होता था। और नीतीश कुमार का सिंपल जो है तरीका है पॉलिटिक्स का, वो यही है कि बीजेपी को सपोर्ट करो और चीफ मिनिस्टर तो भाई हम ही रहेंगे, बाकी जो करना है, जो मिनिस्ट्री चाहिए, जो करना है आप कर लीजिए, डेप्यूटी बनाना है डेप्यूटी बनाइए, मंत्री बनाना है मंत्री बनाइए, चीफ मिनिस्टर भाई रहेंगे हम। वही काम उन्होंने मतलब आरजेडी के साथ भी किया, तेजस्वी यादव के साथ जब मिले थे वो, और कांग्रेस तेजस्वी यादव इन लोगों के साथ जब मिल गए थे तो भी उन्होंने यही मतलब निगोशिएट किया था कि भाई चीफ मिनिस्टर मैं ही रहूँगा, बाकी आप देख लो स्टेट में क्या करना है। तो आज तक नीतीश कुमार हर बार से चीफ मिनिस्टर बन रहे थे। और अगर आप देखो पूरी बिहार की पॉलिटिक्स, तो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का अगर मैं समय उठा लूँ, ये लगभग 35 साल का समय रहा है। अच्छा, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में सिर्फ नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को नहीं कह रहा हूँ, मैं इसमें आरजेडी यानी लालू यादव और नीतीश कुमार इन लोग की पूरी सोशलिस्ट पॉलिसी का पूरा दौर उठा करके कह रहा हूँ। ये 30-35 साल का समय रहा है और अब ये अपने डिमाइस पर है, ये अब ऑलमोस्ट ख़त्म है, कह दो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है। बिहार शायद उसका एक लास्ट स्टेट आपको दिखाई देगा सोशलिस्ट पॉलिटिक्स के डिमाइस का, और वो एकदम नज़र आ रहा है, साफ साफ क्लियर तौर पर नज़र आ रहा है। कांग्रेस के वोट गिरता हुआ आपको नज़र आ रहा है, पूरे इंडिया में क्या हाल हो गई है। उसके बाद लेफ्ट की पार्टियों के हाल आप देख ही रहे हो, बदहाल हैं। वेस्ट बंगाल में जो थोड़ा बहुत हुआ करता था पूरा लूज़ कर चुके हैं। साउथ के एरियाज़ में, साउथ स्टेट्स में आपने देखा इस बार क्या स्थिति हुई लोकसभा के अंदर, तो ये स्थिति उनकी मतलब हो चुकी है और सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का डिमाइस है। अब ये रीजनल पार्टीज जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स करती हैं, इनके दम पर थोड़ा बहुत टिका हुआ था, अब ये भी एकदम अपने डिमाइस के कागार पर आ चुका है। एक पार्टी अगर मैं समझता हूँ जिसने बढ़िया किया है पिछले आने वाले 2-3 सालों में, वो समाजवादी पार्टी का दिखता है कि उन्होंने एक्टिव रहे हैं, उन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, नेशनली एक्टिव रहने की कोशिश की है, नेशनल मुद्दों पर अपने बयान रखने, सब कुछ करना शुरू किया है, जो बिहार के केस में मिसिंग लगता है आपको। खास तौर से वो नीतीश कुमार के केस में मिसिंग लगता है। तो इस बार नीतीश कुमार की हालत क्यों है? अब ऐसा देखिए बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी पॉपुलैरिटी घट गई है, पॉपुलैरिटी उनकी घटी है या लोग उनसे जो है बिल्कुल नफरत करने लग गए हैं, चिढ़ गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार, क्योंकि इतने सालों से जो बंदा सीएम रहेगा ऑब्वियस सी बात है एंटी इनकम्बेंसी उसमें काम करेगी। और दूसरी चीज़ है उनकी हेल्थ, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी है, हेल्थ काफ़ी ख़राब रहती है, पब्लिक अपीयरेंस लगातार गिरते चला गया है। तो इस वजह से सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है, क्या नीतीश कुमार सीएम फेस अगर बनाया जाता है तो क्या वो 5 साल तक सही तरीके से चला पाएंगे? क्योंकि उनकी हेल्थ बीच में अगर ख़राब हो गई तो, अगर बहुत ख़राब हो गई तो फिर तो कोई पीछे से कोई या तो ब्यूरोक्रेट राज करेगा या कोई नेता राज करेगा पीछे से। वो चीज़ बिहार के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते, कोई भी स्टेट के लोग नहीं चाहेंगे। तो इसलिए सवाल नीतीश कुमार की दावेदारी पर खड़ा होना शुरू हुआ। उसके बाद एक बयान आता है उनके बेटे का, उनके बेटे कहते हैं कि भाई अमित अंकल ने कहा है कि इस बार भी इलेक्शन में सीएम फेस के उम्मीदवार जो हैं वो पापा ही रहेंगे, मतलब कि वो नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। अब ये बात कितनी सही है और क्या अमित अंकल ने सच में, अमित अंकल मतलब अमित शाह जी ने सच में कह दिया है ये बात, ये मुझे बिल्कुल भी कन्विंसिंग बात नहीं लगती है। और कन्विंसिंग बात इसलिए भी नहीं लगती है ये क्योंकि अगर बीजेपी को खुद ही मेहनत करनी है और अपने दम पर वो सरकार बनाने का देख रहे हैं, तो फिर वो सीएम फेस 110% वो अपना पर्सन लेकर के आएंगे, क्योंकि वो किसी भी स्टेट को ऐसे लूज नहीं छोड़ते हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं आरजेडी, कांग्रेस और उनके अलायंस की। तो आरजेडी, कांग्रेस और उनका अलायंस में अगर आप देखोगे तो क्लियर चेहरा तेजस्वी यादव का वहाँ पर आपको नज़र आता है। सी वोटर का सर्वे भी सेम चीज़ कहता है। सी वोटर का सर्वे, अगर आप सबसे पहले सी वोटर के सर्वे की बात करते हो जो पीछे लगा हुआ है, ये सी वोटर का सर्वे क्या चीज़ है? देखिए, सी वोटर सर्वे में एक तो सर्वे हमने दुनिया भर के देखे हैं और दुनिया भर के जो सर्वे हैं वो आपको फेल होते हुए नजर आए हैं। पिछले वाले इलेक्शन में लोकसभा में कोई कह रहा था बीजेपी 290 आएगी, 300 पार हो जाएगी, 350 सीट आएंगी बीजेपी की, और हालत क्या हुई? बीजेपी 240 पर खड़ी है। कांग्रेस जिससे लोग कह रहे थे 40-50 के लपेटे में रहेगी, वो कांग्रेस 99 सीट पर पहुंच गई।
तो सारे सर्वे उसमें फेल होते हुए नजर आए। सी वोटर सर्वे की खासियत एक बात यह है कि इनका सैंपल साइज बहुत बड़ा। अब देखिए सर्वे क्या है कि एक दिन ये लोग जागते हैं और एक दिन दुनिया भर की जगह पर सर्वेस करा करके उसका डेटा, उसका रिजल्ट निकाल के दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर सी वोटर सर्वे का ही है कि साल भर चलता है, सैंपल साइज़ बहुत बड़ा है, रोज़ जो है 2-2,500 लोगों से बातचीत है उसमें, तो कुछ ठीक ठाक डेटा उसमें से निकल सकता है। वो भी मैं इस डेटा का मतलब भी आपको समझाता हूँ। तो एक सवाल पूछा गया बिहार के लोगों से कि भाई इस बार आपका मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट कौन है सीएम पोस्ट के लिए, पॉपुलैरिटी बेसिस पर। तो इसमें तेजस्वी यादव का नाम सबसे पहला आया, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। 100% तेजस्वी यादव का नाम इसमें आना था। एक तो युवा नया चेहरा, उनका देखना बाकी है कि भाई किस तरीके से करते हैं, क्योंकि प्रॉपर कभी उनको रहने नहीं दिया गया। तो वो सारी चीज़ें उनके साथ इस बार काम कर रही हैं, उनके फेवर में काम कर रही हैं। तो तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव का अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखोगे पॉपुलैरिटी वाइज तो 35.5% है। दूसरे नंबर पे नाम शॉकिंगली प्रशांत किशोर का आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि शायद नीतीश कुमार का नाम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शॉकिंगली प्रशांत किशोर जी का नाम आता है। प्रशांत किशोर जी को यहाँ पर 17.2% लोगों ने अपना सीएम फेस माना है। उसके बाद थर्ड नंबर पर यहाँ पर नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार 15.4% वोट हैं उनकी, 2% प्रशांत किशोर से कम। और उसके बाद चौथे नंबर पर यहाँ पर सम्राट चौधरी आपको दिख रहे हैं। सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के लीडर हैं, 12.5% इनके नाम पर भी वोट परसेंटेज है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है उनके हिसाब से। और उसके बाद आपको चिराग पासवान दिख रहे हैं 5.8%। और बाकी फिर नीचे शहनवाज हुसैन, और वो तो अब मतलब ये लोग इररेलेवेंट। शहनवाज हुसैन को तो मैं मानता हूँ कि बिहार की पॉलिटिक्स में अब के टाइम से वो इररेलेवेंट हो, क्योंकि लंबे समय से वो सेंटर में चले गए थे, सेंटर की पॉलिटिक्स की मंत्री रहे, दुनिया भर की चीज़ की। तो बिहार की पॉलिटिक्स में वो बहुत इररेलेवेंट रह चुके हैं। और इस बार क्योंकि मुसीबत आ चुकी है बीजेपी के दो दरवाजे, उनको समझ आ गया है बिहार निगल जाएगा इस बार अगर बढ़िया काम नहीं किया। तो शहनवाज हुसैन और दुनिया भर के जो बड़े लीडर थे, सेंटर की पॉलिटिक्स करते थे, बिहार से आते थे, सबको कह दिया गया कि भैया आप थोड़ा बिहार में काम करना शुरू कर दीजिए। इसमें रविशंकर प्रसाद, शहनवाज हुसैन, सबको बोल दिया गया कि भाई आपको अब ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा बिहार में, और देखना पड़ेगा, अपने लिए भी सीट तलाशिए कि कौन सी सीट से आप खुद लड़ेंगे। तो ये बात शहनवाज हुसैन जी को भी कह दी, और भी लोगों को इसका अंदेशा दे दिया गया है, बड़े बड़े जो बिहार के लीडर हैं। तो इसमें से आप यहाँ से तो नीचे वाला हटा ही दीजिए, तो आप इसमें टॉप 5 मान लीजिए कि टॉप 5 का आप इसमें इनको आंकड़ों में रख रहे हैं, इनको आप दावेदारी में रखते हैं। लेकिन इस टॉप 5 में भी अगर आप चिराग पासवान को देखिए, तो चिराग पासवान जो है वो सेंटर की पॉलिटिक्स में जा चुके हैं, और उनको भी पता है कि इट इज़ नॉट द राइट टाइम उनके लिए कि वो स्टेट में आएँ और स्टेट की पॉलिटिक्स में कुछ बहुत बड़ा कर पाएँ, या सीएम फेस तेजस्वी यादव की तरफ बन पाएँ। क्योंकि उनके फादर की भी पॉलिटिक्स क्या थी, सेंटर बेस्ड थी। रामविलास पासवान जी भी मंत्री रहते थे हमेशा, तो कंफर्टेबली उनका जो रीजन है वहाँ से उनकी सीट आ गई थी, और लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया था, 5 सीटें दी गई थी, 5 जीत गए थे चिराग पासवान। तो इसलिए वो सेंटर में बड़ा कंफर्टेबल बैठे हुए हैं। तो स्टेट पॉलिटिक्स में और स्टेट और सेंटर की पॉलिटिक्स में डिफरेंस भी आपको पता है, काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। तो इसलिए इनका नाम भी यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो। बचे ये 4 लोग अब, और ये 4 लोगों में ही मानी जा रही है कि सीएम फेस की लड़ाई है। और इन 4 में ये चारों लोग भी जो हैं, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, ये चारों फुल टाइम स्टेट पॉलिटिक्स में हैं, पूरी तरीके से स्टेट को अपना समय दे रहे हैं। और सबकी जो निगोशिएशंस हैं वो भी डिफरेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव का क्लियर मोटिव है, क्लियर तरीका है आरजेडी का, जो हमेशा से रहा है, मुस्लिम यादव वोट बैंक। और उसके बेसिस पर जो आप यूपी में देखते हो, सेम वही आरजेडी यहाँ पर कॉपी करती है। और कांग्रेस उनके साथ है, तो कांग्रेस का तो खैर वोटिंग परसेंटेज में ही जो हेल्प कर पाएंगे। बाकी सीट शेयर में तो नदारत है उनका। बिहार के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, यूपी में जो था वही बिहार में है, तो बिल्कुल ख़राब हालत है वहाँ पर उनकी। उसके साथ मुकेश सहनी भी हैं। मुकेश सहनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि देखिए वोट परसेंटेज तो बहुत है मुकेश सहनी के पास, लेकिन मुकेश सहनी कितने देर तक रहेंगे कांग्रेस और तेजस्वी यादव के साथ, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि वो एनडीए में भी जा सकते हैं, वो कभी भी जा सकते हैं, वो कभी भी फ्लिप मार सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तेजस्वी यादव का। लेकिन जो वोट बैंक है, और जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा सीटों के हिसाब से भी, इनका एकदम क्लियर है, रीजन भी क्लियर है और वोट बैंक भी क्लियर है, इनका बहुत क्लियर है इस चीज़ को लेकर के। वो बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करते हैं और बहुत सिंपल अपनी पॉलिटिक्स को रखते हैं। तो आरजेडी का खैर यही रहा है, लालू यादव का भी खैर यही रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर दिस टाइम इन बिहार असेंबली इलेक्शंस। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि ये जो वोटिंग परसेंटेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये वोटिंग परसेंटेज हैं पॉपुलैरिटी। ज़रूरी नहीं है कि वो पॉपुलैरिटी आकर के वोटिंग परसेंटेज में कन्वर्ट हो, और अगर आप वोटिंग परसेंटेज में आगे निकल भी जाते हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि सीट शेयर में कन्वर्ट हो या आप सीट ही जीत जाओगे। इसका सबसे ज़्यादा
मतलब प्राइम एग्जांपल मैं कहता हूँ 2003 का इलेक्शन, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की पॉपुलैरिटी परसेंटेज 60% के लगभग था। उसके बाद उनको इलेक्शन में 30% बीजेपी को वोट मिले, जो कि कांग्रेस से ज़्यादा थे। फिर भी वो सरकार नहीं बना पाए, वो अपोजिशन में बैठे, और कांग्रेस क्योंकि सीटें ज़्यादा थी तो कांग्रेस अपनी सरकार बना पाई थी, बड़ी कंफर्टेबली अपनी सरकार बना पाई थी। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि वोटिंग परसेंटेज तो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन ये पॉपुलैरिटी बेस पर है। क्या वो पॉपुलैरिटी बेस परसेंटेज पर कन्वर्ट होगा, और क्या वो परसेंटेज सीट पर कन्वर्ट होगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि ये चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप प्रशांत किशोर का इतना बड़ा वोटिंग परसेंटेज, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो हमेशा जो उनका पार्टीज़ में जो रोल रहा है जो सरकार जितवाने में, वो डेटा के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर एक मैनेजमेंट वाला रोल रहा है। ग्राउंड पे उतर के कैसे वो वोटों में कन्वर्ट होता है, एग्जैक्टली ये वाला जो प्रोसीजर है उसमें वो कितना अच्छा कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मुश्किल सवाल है। तो वो ये वाला रीजन है। इसमें आपको ब्लू कलर से कांग्रेस की भी कुछ कुछ सीटें नज़र आ रही हैं। ये पिछले इलेक्शन का है, ये 2020 के इलेक्शन का है। वो कांग्रेस वाला तो अब तक ट्रांसफ़र हो गया होगा। तो यहाँ पर कांग्रेस का भी कुछ कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड अगर आप देखिए तो ये ऊपर जो चंपारण वाला एरिया आपको मैंने दिखाया, चंपारण से नीचे जब आप उतर रहे हैं वो वाला एरिया और यहाँ तक का एरिया पूरा बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मतलब कि चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम पूर्वी चंपारण, नीचे सारण और सीतामढ़ी, ये पूरा जो रीजन है ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, जहाँ से बीजेपी जीतते हुए आई है और वहाँ से अच्छी सीटें निकालती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बीजेपी सीतामढ़ी के बाद बीच में ज़रूर कुछ जेडीयू के हिस्से हैं और फिर उसके बाद फिर बीजेपी के हैं। तो मतलब आप ये पूरा दरभंगा तक मान लीजिए, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सब भी आप ले सकते हैं कि ये बीजेपी के अच्छे हिस्से हैं जेडीयू मिला करके। तो जेडीयू बीजेपी जब यहाँ साथ आ जाती है तो अच्छा कर ले जाती है। बीच में ज़रूर आपको यहाँ पर पैचेस दिखाई दे रहे होंगे जो थोड़े बहुत इनके हैं, आरजेडी के हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये पूरा रीजन, ये पूरा बेल्ट ही आप देख लो तो यहाँ तक पूरा बीजेपी का स्ट्रॉन्ग बेल्ट माना जाता है। फिर इस वाले रीजन में जब आप आ जाते हैं तो इस वाले रीजन में फिर आपको बीजेपी दिखाई देगी, मतलब कि अररिया सुपौल वाले इस रीजन में फिर आपको बीजेपी मिल जाएगी। तो ये अररिया सुपौल वाले रीजन में फिर आपको बीजेपी दिखाई दे रही है। तो ये पूरा बेल्ट, ऊपरी बेल्ट पूरा, अगर हम इसको डिवाइड कर दें पूरी तरीके से तो यहाँ पर आपको ऊपर वाला पूरा जो बेल्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला बेल्ट है, पूरा बीजेपी का बेल्ट दिखाई दे रहा होगा। मतलब वेस्ट टू ईस्ट, अपर वेस्ट टू ईस्ट पूरा बिहार का बीजेपी को पूरा बीजेपी का दिखाई दे रहा होगा। और नीचे वाला जो पूरा बेल्ट है ये खास तौर से आपको दिखाई देगा, खास तौर से इस ब्लॉक का, ये आपके लिए आरजेडी का बेल्ट है जो कि सोशलिस्ट बेल्ट है, काफ़ी स्ट्रांग है वहाँ पर। अब बात आती है जेडीयू की। तो फिर जेडीयू कहाँ है भाई, जेडीयू कहाँ पर अच्छा करती है? तो जेडीयू पैचेस में आपको दिखाई दे रही है, चंपारण में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिखाई दे रही है जो उनका स्ट्रांग है। लेकिन जेडीयू का जो मुख्य स्ट्रांग एरिया माना जाता है वो इस वाला ब्लॉक माना जाता है, यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ मुंगेर वाले एरिया की। मुंगेर जो एरिया मैंने आपको दिखाया था ये नीचे हैं, इसमें आपको ये मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, ये सब जो है ये पूरा जेडीयू का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, जो कि कम है, आरजेडी के मुकाबले काफ़ी कम है, सीटों के मुकाबले भी वो स्ट्रांग होल्ड कम है। और ऊपर वाला चूंकि थोड़ा बहुत हिस्सा है। इस बार सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जब ये एरिया वैसे ही कम था जहां मुंगेर का स्ट्रांग होल्ड, जहां पर जेडीयू का स्ट्रांग होल्ड था, और इस बार क्योंकि नीतीश कुमार तो भाई पब्लिक अपीयरेंस जीरो हो गया है, ग्राउंड पर इतना काम नहीं कर पा रहे हैं, नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा बड़ा लीडर है नहीं, तो फिर इसमें भी कुछ हिस्सा घटेगा। अगर ये हिस्सा घटे और बीजेपी ने खुद ले लिया और अपने लेवल पर सरकार बनाने का दम रखने लगी बीजेपी, तो फिर वहां पर वो जरूर से अपना चेहरे, अपना फेस प्रोजेक्ट करेंगे। सम्राट चौधरी कुड बी वन, और या फिर कोई एकदम डमी उठा करके कैंडिडेट बना दिया सीएम। आरजेडी क्या इस एरिया में काम कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। आरजेडी का भी अच्छा कह सकते हो आप, यहाँ पर अच्छा स्ट्रांग होल्ड हो सकता है। इस सीट में बीजेपी भी आ सकती है, एंटर कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है, और आरजेडी भी पेनिट्रेट कर सकती है, और दोनों ही ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर बात आती, क्या बीजेपी खुद से सरकार बना पाएगी? तो आप शॉक्ड हुए महाराष्ट्र के इलेक्शन में, आपको एक और शॉकिंग खबर मिली हरियाणा के इलेक्शन में। जैसे आप हरियाणा में तो सब शॉक्ड हो गए, किसी ने सोचा नहीं था बीजेपी। इन सारे इलेक्शंस में आप ऑलरेडी शॉक हो चुके हैं। उड़ीसा में आप शॉक्ड हो गए, मतलब बीजू जनता दल को हरा पाना उड़ीसा में किला माना जाता था। तो ये सारे शॉकिंग चीज़ें आप देख चुके हैं बीजेपी के साथ। पटना में क्या वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की खास बात, स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है? उनका स्ट्रॉन्ग चीज़ है बूथ मैनेजमेंट। इस लेवल का मैनेजमेंट रहता है, मतलब बीजेपी के पास एक पूरा ऐप है जिससे वो पूरा बूथ मैनेज करते हैं। कैसे?
पहले एक बूथ के ऊपर 3 लोग हुआ करते थे, इनको त्रिदेव बुलाते थे, फिर उसको बढ़ा करके 7 लोग किया उन्होंने, हायर की होती पूरा इसमें प्रॉपर, तो उसको सप्तऋषि कहा गया। आज की डेट में महिलाओं को मिला दीजिए, सब मिला दीजिए, तो एक बूथ पर बीजेपी के 12 लोग, 12 की टीम काम करती है। और ये काम किस तरीके से करती है कि मन की बात सुनाई कि नहीं, यहाँ पर जो स्कीम्स अनाउंस हुई हैं वो लोगों तक पहुँचाई कि नहीं, तो वे बूथ लेवल पर बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। और इसलिए वो वोट आपको शायद किसी सर्वे में ना दिख रहा हो, किसी चीज़ में ना दिख रहा हो, लेकिन वो वोटिंग के दिन एकदम से जब रुझान आते हैं तब समझ में आता है अच्छा बीजेपी ने यहाँ पर बहुत काम कर दिया, उम्मीद से ज़्यादा काम कर दिया। उसके बाद 2 जोड़ी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, जो आपने देखा महाराष्ट्र इलेक्शन में, उनको प्लांट कर दिया गया, जीतवा के आ गए। मध्य प्रदेश में उनको प्लांट किया गया, जीत के आ गए। क्या वो जोड़ी बिहार में भी होगी? तो निश्चित रूप से बीजेपी ज़रूर इस जोड़ी को बिहार में भी प्लांट करने की कोशिश करेगी और बिहार में बीजेपी के दम पर सरकार बनाने का ट्राई करेगी। नीतीश कुमार का सीएम बनना बहुत मुश्किल है इस बार, और इस पूरे वीडियो का जो क्रक्स आता है वो यही आता है कि नीतीश कुमार को शायद अब आप एक बार और सीएम बनता हुआ ना देखें। हालांकि वो बोर्ड, बड़े बड़े पोस्टर तो छप गए हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन क्या वो फिर से नीतीश हो पाएंगे, वो बहुत बड़ा सवाल है। बाकी आपको जवाब उसमें आते हुए मिल जाएगा। तो अब आपको ये पूरा वीडियो, पूरा एनालिसिस समझ में आ चुका होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट इस संडे को होने वाला है, और इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ऑल इंडिया 10 में आती है, तो आपको एक टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलेगी। और अगर आप टॉप 30 में आते हो तो आपको सीसैट की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्टर है। जीएस पेपर के लिए 9:30 से 11:30 बजे तक, और सीसैट का पेपर जो होगा वो 2:30 से 4:30 बजे होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।